इंडी गठबंधन में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल और लालू यादव एक तरह से सियासी रिश्तेदार बन चुके हैं। दोनों में कई समानताएं भी हैं, जैसे दोनों घोटाला करने में माहिर हैं। लेकिन फर्क इतना है कि लालू यादव ने घोटाले के माल से अपना और अपने बाल बच्चों का घर भरा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सारा माल आम आदमी पार्टी में लगा दिया। माना जा रहा है कि घोटाला करने और पूरा माल पार्टी के फंड में डालने या चुनावों में खर्च करने के पीछे केजरीवाल का आइडिया यह था कि घोटाले की रकम किसी के घर से नहीं निकालेगा, ये सब ईमानदार बने रहेंगे और जमकर घोटाला भी करेंगे। इसी वजह से शराब घोटाले से लेकर किसी घोटाले की रकम आम आदमी पार्टी के नेता के घर से नहीं मिली। सारा का सारा माल पार्टी के फंड में गया। शराब घोटाले में 338 करोड़ के जो सबूत मिले हैं वह आम आदमी पार्टी के पास गए। दिल्ली जल बोर्ड में हुए टेंडरिंग घोटाले की रकम भी पार्टी के दफ्तर पहुंची और फिर उसे सुनियोजित तरीके से खपा दिया गया। लेकिन ये सब करते हुए केजरीवाल ने यह नहीं सोचा कि जब भंडा फूटेगा तो पार्टी की मान्यता ही खत्म हो सकती है। हकीकत यह है कि आम आदमी पार्टी की मान्यता केजरीवाल सरकार के घोटालों की वजह से रद्द होने की कगार पर है। एक दिन में केजरीवाल को 2 अलग अलग मामलों में ईडी का समन मिला। केजरीवाल दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के बॉस भी हैं। केजरीवाल फंसे तो पार्टी और सरकार दोनों फंसेगी। जल बोर्ड से जुड़े मामले में जारी समन पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा कि कोई नहीं जानता कि दिल्ली जल बोर्ड का यह मामला किस चीज को लेकर है। ये किसी भी तरह केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने की एक वैकल्पिक योजना लगती है। धन शोधन रोधी कानून के तहत दर्ज ये दूसरा मामला है जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को बुलाया गया है। उन्हें पहले ही दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया गया। केजरीवाल इस मामले में अब तक 8 समन को अवैध बताते हुए एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। केजरीवाल को इस मामले में 9वां समन जारी कर उन्हें 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के इस विभाग के एक ठेके के बदले लिया गया रिश्वत का पैसा आम आदमी पार्टी को चुनावी कोष के रूप में दिया गया था। ईडी ने इस मामले में जांच के तहत फरवरी में केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार, राज्यसभा सदस्य एनडी गुप्ता, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज मंगल और कुछ अन्य के परिसरों पर छापेमारी की थी। सीबीआई की एक प्राथमिकी में आरोप लगाया गया। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नामक कंपनी को बोर्ड का 38 करोड़ रुपए का ठेका दिया था और यह ठेका इस तथ्य के बावजूद दिया गया था कि कंपनी तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती है। ईडी के मामले का यही आधार है। ईडी ने इस मामले में अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल का नाम के ठेकेदार को 31 जनवरी तक गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने दावा किया कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जाली दस्तावेज जमा करके निविदा हासिल की और अरोड़ा को इस तथ्य की जानकारी दी थी कि कंपनी तकनीकी पात्रता को पूरा नहीं करती है। ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ठेका देने के बाद अरोड़ा ने नकद और बैंक खातों में रिश्वत ली और उन्होंने ये पैसा दिल्ली जल बोर्ड में मामलों का प्रबंधन करने वाले विभिन्न व्यक्तियों को दिए, जिसमें आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग भी शामिल थे। इनमें दावा किया गया है कि रिश्वत की रकम आम आदमी पार्टी के चुनावी कोष में भी जमा की गई। ये दूसरा मामला है जिसमें एजेंसी ने आम आदमी पार्टी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। एजेंसी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड का ठेका अत्यधिक बढ़ी हुई दरों पर दिया गया ताकि ठेकेदारों से रिश्वत वसूली जा सके। ईडी ने कहा कि ठेके का मूल्य 38 करोड़ रुपए था और सिर्फ इस पर 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए और शेष राशि का विभिन्न फर्जी खर्चों की आड़ में गबन किया गया। ईडी ने दावा किया कि इस तरह के फर्जी खर्च रिश्वत और चुनावी कोष के लिए किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा करते हुए सनसनी फैला दी। ईडी ने साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मिलकर घोटाले की साजिश रची थी और साउथ ग्रुप से 100 करोड़ की रिश्वत बतौर एडवांस ली थी। ईडी के इस खुलासे के बाद दिल्ली की सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इसके साथ ही अब लोग ये जान गए कि आखिर पढ़ी लिखी पार्टी का दावा करने वाले केजरीवाल ने एक मामूली डिप्लोमाधारी मनीष सिसोदिया के हवाले सारे महत्वपूर्ण विभागों को क्यों थमा रखा था। सिसोदिया ही शिक्षा मंत्री, वही वित्त मंत्री, वही आबकारी मंत्री सहित कई अन्य विभाग उनके हवाले थे, जहां से केजरीवाल मोटी कमाई किया करते थे। के कविता के यहां छापेमारी से मिले दस्तावेजों और गवाहों के बयान के आधार पर ईडी का ये दावा आम आदमी पार्टी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अब केजरीवाल जितना भी समन को गैर कानूनी बताएं, ईडी के इस बयान के बाद साफ है कि केजरीवाल को कभी भी वो गिरफ्तार कर सकती है।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच में ये बात सामने आई। दिल्ली की एक अदालत ने बीते शनिवार को हिरासत के अनुरोध संबंधी ईडी की अर्जी पर के कविता को 23 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ कि नई आबकारी नीति से लाभ उठाने के लिए केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची। ये भी बताया गया कि शराब घोटाला से निजी लाभ पाने की एवज में आम आदमी पार्टी के नेताओं तक 100 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। साजिश के तहत नई शराब नीति में होलसेलर्स के जरिए लगातार रिश्वत का पैसा केजरीवाल की पार्टी तक पहुंचाया जाता रहा। साजिश के तहत साउथ लॉबी द्वारा एडवांस में दी गई करोड़ों रुपए की रिश्वत को शराब पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर वसूलना और इस नीति से 2 गुना मुनाफा कमाना था। ईडी ने दावा किया कि कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी। ईडी के अनुसार लॉबी 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। ये नीति अब रद्द की जा चुकी है। केंद्रीय एजेंसी की कविता को 15 मार्च की शाम हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया था। ईडी ने आरोप लगाया कि मामले के एक आरोपी विजय नायर को शरत रेड्डी, कविता और एम श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा नियंत्रित साउथ ग्रुप से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली और यह राशि आप नेताओं को देने के लिए नायर को दी गई। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी और अरविंद केजरीवाल के हिसाब से नोबेल प्राइज का सबसे बड़ा दावेदार सत्येंद्र जैन, सुप्रीम कोर्ट ने इसे तगड़ा झटका देते हुए फिर से तिहाड़ जेल भेज दिया। स्वास्थ्य कारणों में से पिछले करीब 7 महीनों में अंतरिम जमानत पर चल रहे सत्येंद्र जैन इतने दिनों में खा पीकर फिर से मुस्टंडे हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी और तुरंत सरेंडर करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सत्येंद्र जैन को आज यानी सोमवार को ही सरेंडर करना होगा। अब सत्येंद्र जैन को सरेंडर करना होगा और वापस जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सत्येंद्र जैन को अपनी होली तिहाड़ में ही मनानी होगी। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन फिलहाल स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत पर थे। सुप्रीम कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने फैसला सुनाया और सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी और तुरंत सरेंडर करने को कहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल मई में उन्हें खराब सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत मिल गई थी। इसके बाद कई मौकों पर उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया गया था। सत्येंद्र जैन ने नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। सबसे बड़ी अदालत ने न सिर्फ उसकी इस मांग को खारिज कर दिया बल्कि तुरंत सरेंडर करने को कहा। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल ने कहा कि अपीलों को खारिज किया जाता है, याचिकाकर्ता को तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया जाता है। पूर्व मंत्री की ओर से पेश हुए वकील विवेक जैन ने सत्येंद्र जैन के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर सरेंडर के लिए 1 सप्ताह की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को भी खारिज कर दिया और अपने आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट के आदेश के बाद सत्येंद्र जैन को आज ही सरेंडर करना होगा। दिल्ली सरकार ने पूर्व मंत्री को एक बार फिर तिहाड़ जेल जाना होगा। होली से पहले आप नेता सत्येंद्र जैन के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। साल 2018 में ईडी ने इस मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मई 2022 में उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी किया था। इसके बाद 26 मई 2023 में सत्येंद्र जैन को खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिल गई थी। तब से वो इलाज करा रहे हैं और जेल से बाहर हैं। जैन के खिलाफ सीबीआई ने 2017 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर फाइल की थी। इस एफआईआर में सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। एफआईआर के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग 4 कंपनीज के जरिए की गई जो सीधा सत्येंद्र जैन से जुड़ी हैं। आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने फरवरी 2015 से 17 के बीच 1 करोड़ 47 लाख रुपए की आय से अधिक रकम अर्जित की। इसके बाद ईडी ने भी कथित तौर पर उनसे जुड़ी 3 कंपनीज की मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। केस दर्ज करने के 5 साल बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी ने 4 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया और ईडी ने उन पर हवाला के द्वारा लेन देन का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ईडी के लगातार 8 समन की अवहेलना करने के मामले में अरविंद केजरीवाल को अदालत ने जैसे ही जमानत दे दी, केजरीवाल ये सोच बैठे कि उन्हें कोई बड़ी जीत मिल गई हो। लेकिन अगले दिन सुबह होते ही केजरीवाल की सारी खुशी
तब काफूर हो गई जब ईडी ने उन्हें नया समन थमाकर 21 मार्च को हाजिर होने का फरमान सुना दिया। इसके बाद से पूरी आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। अदालत से मिली जमानत को आम आदमी पार्टी कुछ इस तरह से पेश कर रही थी कि अब ईडी की क्या मजाल वो केजरीवाल के आसपास भी फटके। लेकिन नवे समन के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी का संकट एक बार फिर गहराने लगा है कि कविता की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल के खिलाफ ईडी को कई और सबूत मिले हैं। ईडी ने अपने रिमांड पेपर में खुलासा किया कि कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू को बताया कि बीआरएस नेता के अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी और इसी के चलते कि कविता की विजय नायर से मुलाकात हुई थी। विजय नायर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के फ्रंट तौर पर काम कर रहे थे। विजय नायर ने ही कि कविता को बताया कि नई आबकारी नीति में क्या बदलाव किए जा सकते हैं। केंद्रीय एजेंसी ने कोर्ट के सामने की कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू और राघव मगुंटा के बीच के चैट को भी कोर्ट के सामने रखा। इसके सपोर्ट में बुच्ची बाबू का वो बयान भी कोर्ट के सामने रखा गया जिसमें उन्होंने माना था कि उसकी और अन्य लोगों के बीच नई आबकारी नीति को लेकर बातचीत हुई। ये सारी जानकारी केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने के लिए काफी है। ईडी की तरफ से इसके पहले 8 बार समन भेजकर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। केजरीवाल को आखिरी बार 27 फरवरी को नोटिस मिला था। इसमें उनसे 4 मार्च को ईडी दफ्तर आने को कहा गया, मगर केजरीवाल ने कहा कि वो एजेंसी के सामने तभी पेश होंगे जब कोर्ट की तरफ से उन्हें आदेश दिया जाएगा। ईडी इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी, जहां उन्हें 16 मार्च को अदालत के सामने पेश होने का आदेश मिला। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की उन 2 शिकायतों पर सुनवाई हुई जो केजरीवाल के खिलाफ दर्ज की गई थी और ये शिकायतें ईडी के समन पर दिल्ली के सीएम पेश नहीं होने को लेकर दर्ज की गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल को जमानत दे दी गई। सुनवाई के बीच में ही जमानत देते हुए एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने अदालत के केजरीवाल को कोर्ट रूम में जाने की इजाजत दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि अपराध जमानती होने की वजह से केजरीवाल को जमानत दी जाती है। ईडी को केजरीवाल को शिकायतों से जुड़े दस्तावेज सौंपने के निर्देश दिए गए। दिल्ली के सीएम कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश हुए थे। अपनी शिकायतों में कहा कि केजरीवाल जांच एजेंसी का सम्मान नहीं कर रहे, उन्हें बार बार जांच में सहयोग करने के लिए बुलाया जा रहा है लेकिन पेश नहीं हो रहे। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया। वहीं दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के नेता की कविता पहले ही गिरफ्तार की जा चुकी हैं। हैदराबाद से उन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की थी और इसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। शनिवार को कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता को 23 मार्च तक ईडी को हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया एक अदद जमानत के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। पहली बार सुप्रीम कोर्ट से झटका खाने के बाद सिसोदिया एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जमानत के लिए पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही की तरह इस बार भी सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इसके बाद सिसोदिया फिर राउज एवेन्यू कोर्ट की शरण में जा पहुंचे। इस मामले में 18 मार्च यानी सोमवार को सुनवाई होनी है। मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अपनी जमानत याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर 18 मार्च को सुनवाई रोकने के लिए लिस्टिंग की है। क्यूरेटिव जमानत के लिए सिसोदिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया था। उनकी नियमित जमानत याचिका पर शीर्ष कोर्ट में 19 मार्च को होने वाली थी, हालांकि न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब अपनी दूसरी नियमित जमानत याचिका को लेकर सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। इस पर 18 मार्च को सुनवाई होनी है। मालूम हो कि इससे पहले अदालत ने सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 13 दिसंबर को सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज करने वाले 30 अक्टूबर 2023 के उसके फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिकाएं खारिज कर दी थी। शीर्ष कोर्ट ने पिछले साल 30 अक्टूबर को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि जांच एजेंसियों द्वारा दाखिल सबूत 338 करोड़ रुपए के अप्रत्याशित लाभ की बात का समर्थन करते प्रतीत होते हैं। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को घोटाले में कथित भूमिका के मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन के मामले में तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच इसे सितंबर 2022 के आखिर में रद्द कर दिया गया था। अरविंद केजरीवाल शर्ट पैंट के बाहर रखते हैं, कभी जूता नहीं पहनकर, सिर्फ चप्पल पहनकर चलते हैं। सूट पद को भी वे कभी प्राप्त नहीं हुए। इससे साबित होता है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। ये अजीबोगरीब तर्क कोर्ट के सामने केजरीवाल के वकील ने रखा और इसी तर्क के सहारे वकील ने यह साबित करने की कोशिश की कि केजरीवाल पर लगे सारे आरोप निराधार हैं। शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में
ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को अब तक 8 समन भेजे जा चुके हैं। इसके बावजूद दिल्ली के सीएम पूछताछ के लिए अब तक जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने अदालत का रुख किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर सुनवाई हुई और इस दौरान आप संयोजक के वकील ने कुछ अजीब दलीलें दी। साथ ही उन्होंने कार्यवाही पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता पेश हुए। जांच एजेंसी की तरफ से एसवी राजू वर्चुअली पेश हुए। सीएम केजरीवाल के वकील ने सुनवाई के दौरान कुछ विचित्र दलीलें दी। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज तक कभी सूट नहीं पहना, उन्होंने कभी जूता नहीं पहना, सिर्फ चप्पल पहनते हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने हर समन में अपनी गैरहाजिरी के लिए वैध कारण बताए हैं, इसलिए कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध कर रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट के समक्ष कहा कि उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि अगर वे समन भेजने के बाद भी हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री एक लोक सेवक हैं और जांच एजेंसी ने केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से समन जारी करते हुए पेश होने के लिए बुलाया था। जब पॉलिसी लागू की गई तो वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। शुरुआती 3 समन ईडी के तौर पर भेजे गए थे, लेकिन बाद में उनको बदल दिया गया। रमेश गुप्ता ने आगे कहा कि केजरीवाल बहुत सादे आदमी हैं, उन्होंने कभी सूट नहीं पहना, शर्ट पहनते हैं जो बाहर निकली रहती है, चप्पल पहनते हैं, जूता नहीं पहनते। केजरीवाल दिन में रोज 3 बार कपड़े नहीं बदलते। ईडी के समन पर सीएम केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील रमेश गुप्ता ये कहते हैं कि हमारे पास 2 समन आदेशों के खिलाफ 2 संशोधन है। तर्क पहले ही कल दिया गया था, आज हमने कुछ और दलीलें दी हैं। दूसरे सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया था, उन्होंने इसका कारण बताया। इतने दिनों तक सीएम के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के कारण अनुपस्थित रहे, लेकिन समन जारी करते समय ईडी या अदालत द्वारा उस जवाब पर विचार नहीं किया गया और न ही जवाब दिया गया। इससे पहले कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने सवाल किया था कि क्या मुख्यमंत्री आम आदमी से बड़े हैं? आम आदमी पार्टी आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, मुख्यमंत्री उसके मुखिया हैं, वो उद्घाटन करने चले जाते हैं, विपस्यना के लिए चले जाते हैं, क्या आम आदमी को ऐसी छूट मिलती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।